हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। सिविल सर्विसेज हब पर एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, आज है 10 अगस्त 2022 बुधवार। और आज के न्यूज़पेपर एनालिसिस में हम डिस्कशन करेंगे आज के द हिंदू और अन्य जो पेपर हैं उनके एडिटोरियल और आर्टिकल्स का। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग जो है आज का ये डिस्कशन रहने वाला है। तो बिल्कुल एकदम गौर से पूरे लेक्चर को सुनिएगा और देखिएगा। तो आइए बिना देरी के शुरू करते हैं। तो दोस्तों, हाल ही में जो नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल बॉडी है उसकी मीटिंग संपन्न हुई है। और इस मीटिंग में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये बात कही है कि जितने भी स्टेट्स भारत में अभी अवेलेबल हैं जहाँ पर गवर्नमेंट चल रही हैं, स्टेट हो चाहे यूनियन टेरिटरी हो, सभी ने ही जो कोविड से लड़ने में एक अहम रोल अदा किया है। और इस प्रकार का जो साथ चलकर एक साथ साथ जो इस प्रकार से किसी कार्य को करने का जो तरीका है वो फेडरल स्ट्रक्चर जो हमारे देश का है उसको एक दुनिया के सामने एक मॉडल के रूप में प्रस्तुत करता है। तो इसी को लेकर इसमें बात की गई है। और गवर्निंग काउंसिल की जो मीटिंग है उसमें काफ़ी सारी चीज़ों को लेकर डिस्कशन यहाँ पे किया गया है। चीफ मिनिस्टर जो बिहार के हैं और तेलंगाना, दिल्ली और तमिलनाडु, इन स्टेट्स के जो चीफ मिनिस्टर हैं वो मीटिंग में शामिल नहीं हुए थे। तो उनका कुछ पर्सनल रीज़न रहा होगा, उसकी वजह से वो नहीं शामिल हुए थे। तो इस आर्टिकल में देखेंगे कि नीति आयोग किस प्रकार से कार्य करता है और क्यों इसका फॉर्मेशन किया गया है। तो दोस्तों, नीति आयोग की जो स्थापना है वो 1 जनवरी 2015 को की गई थी। और जो प्लानिंग कमीशन पहले से हमारे देश में चलता था उस प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस करके इसे बनाया गया था, जो कि बॉटम अप अप्रोच को लेकर यहाँ पर इसकी स्थापना की गई थी। इसका जो मेन कंसेप्ट था वो बॉटम अप अप्रोच को लेकर रखा गया था। और मैक्सिमम गवर्नेंस और जो गवर्नमेंट की तरफ से जो भी जो हिंड्रेंस पैदा किया जाता है किसी भी चीज़ को करने के लिए, चाहे से वो नई इंडस्ट्री लगाने में हो या किसी प्रकार का कोई नया कार्य करने में हो, तो उस हिंड्रेंस को कम करने के लिए जो है नीति आयोग की स्थापना की गई थी। और कॉर्पोरेट फेडरलिज्म जो है उसको बढ़ाने के लिए भी इसकी स्थापना की गई थी। तो मेनली जो उसका जो मेन मकसद है नीति आयोग का है वो इसी को लेकर इसमें बेस चलाया गया है। इसके साथ ही जो इसका कंपोजिशन है उस कंपोजिशन में अगर हम बात करें तो प्राइम मिनिस्टर जो इसके चेयरपर्सन होते हैं। इसके बाद में जो एक वाइस चेयरपर्सन होता है जो कि प्राइम मिनिस्टर के द्वारा इसे अपॉइंट किया जाता है। इसके बाद में गवर्निंग काउंसिल की जो एक बॉडी होती है उसमें सभी स्टेट्स के चीफ मिनिस्टर होते हैं। यूनियन टेरिटरीज के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर वो इसमें भाग लेते हैं। और जो यूनियन टेरिटरीज है जहाँ स्टेट का दर्जा जिन्हें मिला हुआ है उन्हें वहाँ पर उनके भी जो चीफ मिनिस्टर हैं यहाँ पर हिस्सा लेते हैं। तो इस प्रकार से जो गवर्निंग काउंसलिंग है उसकी फॉर्मेशन होती है। इसके बाद में रीजनल काउंसिल होती है। रीजनल काउंसिल का जो फॉर्मेशन है वो रीजनल इश्यूज को रिजॉल्व करने के लिए यहाँ पे किया गया है। और रीजनल जो काउंसिल होती है उसमें जो भी रीजन के डिस्प्यूट होते हैं उन डिस्प्यूट से रिलेटेड जो स्टेट होते हैं उन स्टेट्स के चीफ मिनिस्टर इसमें भाग लेते हैं। और अगर यूनियन टेरिटरी होती है तो लेफ्टिनेंट गवर्नर इसमें भाग लेते हैं। इसके बाद में जो एडॉक मेंबरशिप होती है, दो जो मेंबर होते हैं वो एक्स ऑफिशियो कैपेसिटी के जो एडॉक मेंबर यहाँ पर बनाए जाते हैं, जो किसी भी रिसर्च इंस्टीट्यूट या जो फेमस जो पर्सन होते हैं साइंटिस्ट के लेवल के, उनको यहाँ पर जो है एडॉक मेंबर बनाया जाता है। इसके बाद में एक्स ऑफिशियो मेंबरशिप होती है। इस मेंबरशिप में जो 4 यूनियन काउंसिल के मेंबर होते हैं उन्हें यहाँ पर शामिल किया जाता है। और ये जो कौन से यूनियन काउंसिल के मेंबर होंगे उसका जो डिसीजन है वो प्राइम मिनिस्टर के द्वारा लिया जाता है। इसके बाद में एक सीईओ का अपॉइंटमेंट यहाँ पर किया जाता है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर का होता है। एक फिक्स टर्म के लिए इसका जो अपॉइंटमेंट है वो यहाँ पर किया जाता है। और प्राइम मिनिस्टर के द्वारा ही ये अपॉइंटमेंट की जाती है, जिसमें कि सेक्रेटरी ऑफ गवर्नमेंट का लेवल का जो कोई एक आईएएस अफसर होता है उसे यहाँ पर अपॉइंट
किया जाता है। तो इस प्रकार से जो नीति आयोग का सीईओ होता है वो एक सीनियर आईएएस ऑफिसर होता है। इसके बाद में स्पेशल इनवाइटीज भी इसके अंदर रखे जाते हैं, जो अपने फील्ड के एक्सपर्ट होते हैं, स्पेशलिस्ट होते हैं, और जिनको एक विशेष जो डोमेन होता है उसकी विशेष नॉलेज होती है, उन व्यक्तियों को भी इसमें जो है वो शामिल किया जाता है। तो ये सारा जो डिसीजन होता है वो प्राइम मिनिस्टर के द्वारा लिया जाता है, और जो मेन इस प्रकार से नीति आयोग के फॉर्मेशन में जो मेन जो पर्सन होता है जिसकी भूमिका अहम होती है वो प्रधानमंत्री होता है, और जो चेयरमैन है वो तो प्रधानमंत्री इटसेल्फ होता ही है। तो इस प्रकार से जो नीति आयोग है उसका फॉर्मेशन यहाँ पर किया जाता है। इसके बाद में जो नीति आयोग है उसमें कई हब्स का भी यहाँ पर फॉर्मेशन किया गया है, जिसमें जो पहला है वो टीम इंडिया हब होता है। इसमें स्टेट और सेंटर के बीच में जो इंटरेक्शन है उसे बढ़ाने के लिए इस हब का जो है वो फॉर्मेशन किया गया है। इसके बाद में नॉलेज एंड इनोवेशन हब का भी यहाँ पर फॉर्मेशन किया गया है, जिसमें कि नीति आयोग एक थिंक टैंक का काम करता है, और इससे रिलेटेड जो भी सजेशन होते हैं वो सरकार को देता है। इसके बाद में जो आयोग है वो तीन प्रकार की रिपोर्ट भी यहाँ पर तैयार करता है, जिसमें पहली जो 3 साल के एक्शन एजेंडा होता है, दूसरा 7 साल का एक्शन एजेंडा होता है, और एक 15 साल का विजन डॉक्यूमेंट होता है। तो इस प्रकार से ये जो तीन जो प्लानिंग से रिलेटेड जो डॉक्यूमेंट हैं उनको नीति आयोग तैयार करता है। तो दोस्तों, भारत में पहले से ही आज़ादी के बाद से ही प्लानिंग कमीशन जो है वो यहाँ पर वर्क कर रहा था, और प्लानिंग कमीशन के द्वारा जो 5 ईयर जो प्लान है वो यहाँ पर दिए जा रहे थे, उसके अकॉर्डिंग जो भारत में प्लानिंग का जो स्टेटस है वो तैयार किया जाता था। लेकिन फिर उसके बाद में क्यों प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस करके एक नीति आयोग बनाने की जो है वो आवश्यकता यहाँ पर पड़ी थी। तो क्या नीति आयोग की इम्पोर्टेंस है, क्यों इसकी स्थापना की गई है, उसके बारे में कुछ पॉइंट हैं, जिसमें सबसे पहले तो जो नीति आयोग की स्थापना है वो कॉपरेटिव फेडरलिज्म को बढ़ावा देने के लिए यहाँ पर की गई है। क्योंकि जब इसकी गवर्निंग काउंसिल की मीटिंग होती है तो उस मीटिंग में सभी स्टेट्स के जो सीएम हैं वो यहाँ पर भाग लेते हैं, और ये जो सीएम है वो अलग अलग पार्टी के हो सकते हैं, अलग अलग जो रिलीजन से संबंधित हो सकते हैं। तो वो सब एक साथ में बैठकर जो एक डिसीजन लेते हैं कि किस प्रकार से जो डेवलपमेंट है उसे आगे बढ़ाना चाहिए। तो इस प्रकार से एक कॉर्पोरेट फेडरलिज्म की जो भावना है वो यहाँ पर डेवलप होती है। तो इसके बाद में विलेज लेवल से लेकर जो टॉप लेवल है, हायर लेवल है, उस तक जो डेवलपमेंट है उसको चलाने की बात यहाँ पर की जाती है, जिसमें कि जो छोटे जो लेवल है वहाँ से जो चीज़ें हैं उन्हें स्टार्ट की जाती है, और हायर लेवल तक उन चीज़ों को पहुँचाया जाता है। तो इस प्रकार से जो नीति आयोग है उसका ये एक महत्वपूर्ण कार्य है। इसके अलावा जो स्पेशली जो रेफर्ड जो लोग हैं, जो नीचे तबके के लोग हैं, उसमें इकोनॉमिक उनके लिए इकोनॉमिक स्ट्रेटजी और पॉलिसी बनाने का कार्य भी नीति आयोग के द्वारा किया जाता है। इसके बाद में जो इकोनॉमिक प्रोग्रेस है उससे रिलेटेड भी जो वर्क है उनको देखने का कार्य भी नीति आयोग के द्वारा किया जाता है। इसके बाद में एक थिंक टैंक के रूप में भी नीति आयोग कार्य करता है, जो कि एजुकेशनल और रिसर्च जो इंस्टीट्यूट हैं उनके लिए जो पॉलिसी मेकिंग का कार्य, सजेशन का कार्य भी इसके द्वारा किया जाता है। इसके साथ ही नॉलेज के लिए, इनोवेशन के लिए, एंटरप्रेन्योरशिप के लिए एक सपोर्ट सिस्टम तैयार करने का कार्य भी जो है नीति आयोग के द्वारा किया जाता है। तो इस प्रकार से जो कई कार्य हैं वो नीति आयोग के द्वारा किए जाते हैं। सबसे पहला तो जो इम्पोर्टेंट कार्य है वो फेडरलिज्म को लेकर ही है। इसके बाद में मॉनिटरिंग और इवोल्यूशन से लेकर है, जो भी प्लानिंग जो की जाती है उस प्लानिंग का क्या स्टेटस है, वो किस प्रकार से कार्य कर रहा है, किस प्रकार से स्टेट के द्वारा उसमें इन्वॉल्वमेंट है, उन सब चीज़ों को देखने का कार्य भी जो नीति आयोग के द्वारा किया जाता है। एक रिसोर्स सेंटर और नॉलेज हब के रूप में भी नीति आयोग कार्य करता है, जो कि सारे स्टेट्स के बीच में जो आपस में कोई डिस्कशन होता है जो रीजनल काउंसिल के द्वारा यहाँ पर किया जाता है। इसके बाद में जो किसी भी पॉलिसी की डिज़ाइन है, उसका फ्रेमवर्क है, उसको तैयार करने का कार्य भी यहाँ पर बेसिकली नीति आयोग के द्वारा ही किया जाता है। तो इस प्रकार से जो पुराना प्लानिंग कमीशन था, उस प्लानिंग कमीशन को हटाकर नीति आयोग की जो
स्थापना की गई है, उसमें यह नीति आयोग को काफ़ी ज़्यादा जो है वो पावर दी गई है, काफ़ी ज़्यादा इसमें जो वर्क है वो नीति आयोग के लिए रखा गया है। तो एक मेजर थिंक टैंक के रूप में जो है नीति आयोग यहाँ पर निकल कर आता है। तो मेन जो नीति आयोग और प्लानिंग कमीशन के बीच में जो डिफरेंस है वो यहाँ पे देखिए, नीति आयोग एक थिंक टैंक के रूप में कार्य करता है, जबकि जो प्लानिंग कमीशन था वो एक एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी थी। ये बहुत बड़ा डिफरेंस है, ये आप ध्यान रखिएगा। इसके बाद में जो नीति आयोग में जो मेंबर होते हैं वो एक्सपर्ट होते हैं, काफ़ी सारे जो लेवल के एक्सपर्ट हैं यहाँ पर उनको इंक्लूड किया गया है, यहाँ पर शामिल किया गया है। लेकिन जो प्लानिंग कमीशन था उसमें लिमिटेड एक्सपर्टीज का ही यूज़ किया जाता था। इसके बाद में स्टेट्स का कोऑपरेटिव फेडरलिज्म में इसमें यूज़ किया जाता है, जबकि जो प्लानिंग कमीशन था उस प्लानिंग कमीशन में जो स्टेट थे वो सिर्फ एक स्पेक्टेटर के रूप में यहाँ पे कार्य करते थे। और जो प्लानिंग कमीशन की एनुअल प्लान जो मीटिंग होती थी उस मीटिंग में वो आके हिस्सा लेते थे, और जो अपने वहाँ पे जो प्रोग्रेस जो भी चल रही थी उसको वो वहाँ पर प्रदर्शित करते थे। प्लानिंग से लेकर कोई भी जो हिस्सा था उनको नहीं करना होता था। इसके बाद में एक सेक्रेटरी के लेवल का जो सीईओ है प्लानिंग कमीशन में अपॉइंट किया जाता है, और जो सॉरी नीति आयोग में अपॉइंट किया जाता है। और प्लानिंग कमीशन में जो सेक्रेटरीज थे वो यहाँ पर यूजुअल प्रोसेस के द्वारा यहाँ पर उनको अपॉइंटमेंट किया जाता था, जबकि यहाँ पर जो सीईओ का अपॉइंटमेंट है वो प्रधानमंत्री के खुद के द्वारा यहाँ पर किया जाता है। जैसे कि परमेश्वरम अय्यर जो हैं अभी हाल ही में नीति आयोग के सीईओ हैं। इसके बाद में नीति आयोग की जो मेन जो यहाँ पर अप्रोच है वो बॉटम अप की अप्रोच है, यानी कि जो नीचे से जो प्लानिंग का जो प्रोसेस है वो स्टार्ट होता है और ऊपर के लेवल तक यह जाता है। इसके बाद में जो प्लानिंग कमीशन था इसके विपरीत वो टॉप डाउन जो अप्रोच है उसका यूज़ करता था। ऊपर से जो प्लानिंग के इंस्ट्रक्शन है वो आते थे और जो नीचे के जो लोग हैं उन्हें उसको फॉलो करना होता था। तो इस प्रकार से जो टॉप डाउन अप्रोच है वो यहाँ पर कार्य करती थी। इसके बाद में जो नीति आयोग के पास में पावर था उसमें जो पॉलिसीज ये लोग फ्रेम करते थे या फ्रेम करते हैं, उस पॉलिसीज को इम्पोज करने की जो पावर है वो नीति आयोग के पास में नहीं थी। लेकिन जो प्लानिंग कमीशन था उसके पास में जो पॉलिसीज थी उनको इम्पोज करने का कार्य प्लानिंग कमीशन के द्वारा ही किया जाता था। और प्लानिंग कमीशन जो है वो स्टेट को बाउंड करती थी और उन्हें फंड एलोकेट करती थी कि इस प्रकार से उन्हें जो यह कार्य है वो कंप्लीट करना है। इसके बाद में जो फंड एलोकेशन से लेकर जो पावर है वो नीति आयोग के पास में नहीं होती है। और ये जो पावर फंड एलोकेशन की जो पावर है वो फाइनेंस मिनिस्टर के हाथ में होती है, जबकि जो प्लानिंग कमीशन है वो अपने प्लानिंग कमीशन के अनुसार इसे जो फंड मिलता था उस फंड को ये डिफरेंट मिनिस्ट्रीज और स्टेट गवर्नमेंट को अलोकेट करता था। तो इस प्रकार से जो फंड से लेकर जो पावर है वो नीति आयोग के पास में कम है। और जो एक्सपर्टीज से लेकर जो यहाँ पर उसके पास में जो पैनल है वो यहाँ पर नीति आयोग के पास में ज़्यादा है, जबकि प्लानिंग कमीशन के पास में ये पैनल जो है वो काफ़ी लिमिटेड था। तो इसके बाद में आप देखते हैं कि जो इसमें बॉटम अप और बॉटम टॉप डाउन अप्रोच का यहाँ पर जो जिक्र किया गया है, इसमें बेसिकली होता क्या है। बॉटम अप जो अप्रोच है वो नीति आयोग की अप्रोच है। इस अप्रोच में बेसिकली होता क्या है, जो बॉटम पे जो लोग होते हैं, जैसे कि मान लीजिए सबसे जो लोकल यूनिट है, विलेज लेवल की यूनिट है, उस विलेज लेवल में जो भी जो पर्सन होता था जो कि रेस्पॉन्सिबल है प्लानिंग वगैरह के लिए, उन पर्सन से जो प्लानिंग का इनपुट है वो यहाँ पर लिया जाता था। उसके बाद में इसे अपर लेवल पर, जैसे स्टेट के लेवल पर अगर माने तो चीफ मिनिस्टर के लेवल पर इसे पहुंचाया जाता है। और उसके बाद में जब चीफ मिनिस्टर गवर्निंग काउंसिल की मीटिंग में यहाँ पर भाग लेते हैं तो उसके बाद में जो टॉप लेवल पर उस जो अप्रोच है उसे पहुंचाया जाता है, और उसके बाद में प्लानिंग का हिस्सा उसे बाद में बनाया जाता है। तो इस प्रकार से टॉप बॉटम अप अप्रोच जो है वो यहाँ पर वर्क करता है। टॉप डाउन अप्रोच जो प्लानिंग कमीशन की पुरानी अप्रोच थी, पुराने प्लानिंग कमीशन की अप्रोच थी, उस
अप्रोच में बेसिकली प्लानिंग कमीशन जो है वो किसी भी 5 साल का जो प्लान यहाँ पर बनाया जाता था, 5 ईयर प्लान होता था, उसमें जो एक एक साल का यहाँ पर फंड एलोकेशन होता था, तो एक उसके हिसाब से जो टास्क है वो यहाँ पर स्टेट को दे दिए जाते थे। और स्टेट को टास्क देने के बाद में उसमें स्टेट के द्वारा जो एम्प्लॉय हैं उन्हें जो भी जैसे डिस्ट्रिक्ट हैं या अदर जो मिनिस्ट्रीज हैं, उन मिनिस्ट्रीज में वो जो वर्क है उसका डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया जाता था और लोअर लेवल पर वो जाकर डिस्ट्रीब्यूशन होता था। इस प्रकार से जो नीचे का जो लोग होते थे उनका प्लानिंग में बेसिकली कोई भी रोल नहीं होता था, प्लानिंग से लेकर उन्हें कोई भी कार्य नहीं करना होता था। लेकिन इसमें बॉटम अप अप्रोच में जो मेन जो काम होता है वो बॉटम के लोगों का ही होता है। तो इस प्रकार से ये मेजर डिफरेंस है टॉप डाउन अप्रोच जो कि प्लानिंग कमीशन में होती थी। इसमें जो भी बॉटम पे जो लोग होते थे जहाँ पर इम्प्लीमेंटेशन एक्चुअल में होता होता था, उनका जो प्लानिंग से रिलेटेड जो कोई भी हिस्सा है जो उनके पास में नहीं होता था। जबकि नीति आयोग में ऐसा नहीं है, नीति आयोग में प्लानिंग का जो सिनेरियो है वो नीचे से ही चालू होता है। इसके बाद में नीति आयोग के द्वारा कई जो इनिशिएटिव हैं वो भी यहाँ पर शुरू किए गए हैं। इन इनिशिएटिव में सबसे पहले आप देखेंगे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को लेकर जो इंडेक्स है वो यहाँ पर चालू किया गया है। कंपोजिट वाटर मैनेजमेंट इंडेक्स यहाँ पर चालू किया गया है। अटल इनोवेशन मिशन से लेकर यहाँ पर जो प्रोग्राम है वो चालू किया गया है। अटल इनोवेशन मिशन से लेकर जो क्वेश्चन है वो भी एक बार प्रीलिम्स में पूछा जा चुका है। इसके बाद में 7 प्रोजेक्ट यहाँ पर चालू किया गया है। एस्पायरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम यहाँ पर चालू किया गया है। स्कूल एजुकेशन क्वालिटी इंडेक्स यहाँ पर दिया जाता है। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल इंडेक्स यहाँ पर दिया जाता है। हेल्थ इंडेक्स है और फार्मर फ्रेंडली रिफॉर्म इंडेक्स है। इंडिया इनोवेशन, वुमेन ट्रांसफॉर्मेशन, गुड गवर्नेंस और वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप का प्लेटफॉर्म है। स्ट्रेटजी 75 है, ये एट 75 करके इन्होंने एक डॉक्यूमेंट रिलीज किया है। मैथनॉल इकोनॉमी को लेकर एक प्रोग्राम है और ई अमृत लेकर यहाँ पर प्रोग्राम है। तो इस प्रकार से जो काफ़ी सारी इनिशिएटिव हैं वो यहाँ पर नीति आयोग के द्वारा चलाए जा रहे हैं। तो नीति आयोग के द्वारा जो ये इनिशिएटिव चलाए जा रहे हैं उनसे जो डिफरेंट स्टेट हैं उन डिफरेंट स्टेट्स का जो स्टेटस है वो यहाँ पर देखने को मिलता है। इसके बाद में गवर्नेंस काउंसिल की जो मीटिंग हाल ही में संपन्न हुई है उसमें कौन कौन भाग ले सकता है उसको लेकर पहले भी हमने आपको लेक्चर के शुरू में बताया था। इसमें ऑनरेबल जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो इसमें हिस्सा लेते हैं। चीफ मिनिस्टर जो है सभी स्टेट्स के और यूनियन टेरिटरीज के जो है वो उसमें हिस्सा लेते हैं। इसके बाद में लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं जहाँ पर यूनियन टेरिटरीज होती है, जहाँ वो स्टेट का दर्जा जहाँ पर नहीं मिला है। इसके बाद में एक्स ऑफिशियो मेंबर, वाइस चेयरमैन और जो फुल टाइम मेंबर हैं वो नीति आयोग के सभी यहाँ पर हिस्सा लेते हैं। कुल मिलाकर जो पूरी जो बॉडी होती है नीति आयोग की, वो नीति आयोग की कंप्लीट जो बॉडी है वो यहाँ पर उपस्थित होती है गवर्नेंस काउंसिल की मीटिंग में। तो इस प्रकार से जो नीति आयोग है उससे उसका जो फॉर्मेशन है यहाँ पर किया गया है। और फॉर्मेशन के बाद में जो प्लानिंग कमीशन को जो रिप्लेस किया है उसके बाद में काफ़ी सारे जो अच्छे कार्य हैं नीति आयोग के द्वारा यहाँ पर किए गए हैं। इसके बाद में दोस्तों सोयाबीन की जो क्रॉप है उसके बारे में यहाँ पर डिस्कशन करते हैं। क्रॉप से रिलेटेड जो कई क्वेश्चंस हैं वो प्रीलिम्स में पूछे जाते हैं और मेंस में भी एक बार जो है क्रॉप से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं वो यहाँ पर पूछे गए हैं। तो सोयाबीन की जो क्रॉप है वो यहाँ पर अभी जो फार्मर्स हैं उनको लेकर इसमें डिस्कशन किया जा रहा है कि फार्मर्स के द्वारा जो खरीफ की जो फसल है उसमें पल्सेस और जो फूड प्लांट हैं उनको यहाँ पर बुआई उनकी नहीं करके जो कॉमर्शियल जो प्लांट हैं, जो कॉमर्शियल जो क्रॉप है, कैश क्रॉप जिनको कहा जाता है, उनका जो यहाँ पर सोइंग है वो यहाँ पर ज़्यादा किया गया है, जिससे कि जो फूड क्रॉप है उसको यहाँ पर कम जो स्टोरेज है वो यहाँ पर मिलने की संभावना बताई जा रही है। तो इसी की वजह से जो पल्सेस हैं और अदर जो प्लांट हैं जिसमें कि फूड क्रॉप अवेलेबल है वो उनका जो सोइंग है वो यहाँ पर कम किया गया है। और जो सोयाबीन और कॉटन से संबंधित जो भी क्रॉप है वो यहाँ पर एमएसपी से भी ज़्यादा इनकी जो प्राइस है वो चल रही है।
इस वजह से इस साल जो पल्सेज हैं उनका जो सोइंग है वो कम किया गया है, और सोयाबीन और कॉटन का जो सोइंग है वो यहाँ पर ज़्यादा किया गया है। तो इस अगर मिनिस्ट्री के डाटा के हिसाब से अगर देखें तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे जो पल्सेज हैं उनका जो सोइंग है वो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा कम किया गया है, और 106.18 हेक्टेयर ही यहाँ पर जो सोइंग है वो यहाँ पर पल्सेस की गई है, जो कि पिछले साल से हालांकि थोड़ी ज़्यादा है, लेकिन फिर भी ज़रूरत के हिसाब से ये जो सोइंग है वो पिछले साल भी कम बताई जा रही थी, और इस साल भी जो ये सोइंग है वो कम बताई जा रही है। पिछले साल 103.23 लाख हेक्टेयर जो सोइंग है वो पल्सेस की गई थी, और जबकि अब की बार 106 की गई है, लेकिन फिर भी ये कम ही बताई जा रही है। कॉमर्शियलाइजेशन जो एग्रीकल्चर का यहाँ पर किया जा रहा है उसी की वजह से ऐसी जो स्थिति है यहाँ पर देखने को मिल रही है। कॉमर्शियलाइजेशन का मतलब होता है किसी भी क्रॉप को जब फार्मर सेल के पर्पज से उगाता है, उसे सेल करने का ही वो निश्चय रखता है कि इस प्रकार से जो हमारी जो क्रॉप होगी वो उसके स्वयं के कंजप्शन के लिए नहीं रखकर उसे सेल करता है। तो ऐसी स्थिति में जो क्रॉप होती है वो कमर्शियल क्रॉप कहलाती है, और जो एग्रीकल्चर इस प्रकार से जनरेट होता है वो उसका कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर यहाँ पर कहा जाता है। तो कमर्शलाइजेशन में जो फूड क्रॉप होती है उनका जो सोइंग का एरिया होता है वो कम हो जाता है। एक डाटा के अनुसार 1893 चौरानवे से लेकर 45-46 तक अगर डाटा हम देखें तो कॉमर्शियल क्रॉप जो है वो उनकी जो सोइंग है वो 85% यहाँ पर बढ़ गई है, और जबकि जो फूड क्रॉप है उनकी जो सोइंग है वो 7% तक यहाँ पर कम हो गई है। तो इस प्रकार से आप देखेंगे कि कितना बड़ा जो डिफरेंस है वो यहाँ पर सोइंग कैपेसिटी में यहाँ पर देखने को मिला है, और कॉमर्शियल जो क्रॉप्स हैं उनका यहाँ पर जो सोइंग है वो यहाँ पर बड़ा है। तो इस प्रकार से जो ये सोयाबीन है उसका यहाँ पर जो बीन है वो आपको देखने को मिल रहा है, बहुत ही लाइट कलर में ये होता है, और प्रोटीन रिच जो डाइट है उसे यहाँ पर माना जाता है। बहुत ही ज़्यादा वेजिटेरियन के लिए जो लोग हैं उनके लिए ये प्रोटीन का एक बहुत बड़ा सोर्स यहाँ पर माना जाता है। इसके बाद में जो इसकी सोइंग की जाती है वो जून जुलाई के मध्य में की जाती है, और उसके बाद में हार्वेस्टिंग जो है यहाँ पर इसकी कटाई जो है सितंबर अक्टूबर के महीने में ही कर ली जाती है। तो बहुत कम समय इस क्रॉप को यहाँ पर लगता है। ये भी एक कारण है कि इस क्रॉप को सबसे ज़्यादा अभी जो सोइंग का इसमें ट्रेडिशन है वो यहाँ पर देखने को मिल रहा है। इसके बाद में इंटरनेशनल डिमांड भी सोयाबीन की आजकल बढ़ गई है, और एक कैश क्रॉप के रूप में जो यहाँ पर ये क्रॉप है वो निकल कर आ रही है, जिससे कि जो फार्मर्स की जो इनकम है उसका पोटेंशियल यहाँ पर बढ़ रहा है। इसके बाद में जो कॉमर्शियल क्रॉप होती है वो उसी की तरह ही कैश क्रॉप होती है। कैश क्रॉप में जो इसका जो उत्पादन होता है वो प्रॉफिट जनरेट करने के लिए इसका उत्पादन किया जाता है, तो उसी क्रॉप को जो है वो कैश क्रॉप कहा जाता है, जिसमें कि शुगर केन, तंबाकू, कॉटन, जूट, ऑयल सीड काफ़ी सारे इसमें इम्पोर्टेंट है, जिसमें कि कॉटन जो एक बहुत इम्पोर्टेंट यहाँ पर एक कैश क्रॉप है भारत का। तो इस प्रकार से कैश क्रॉप के रूप में इसका जो सोयाबीन है और उसका उत्पादन यहाँ पर किया जाता है। मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा सोयाबीन का उत्पादन यहाँ पर किया जाता है, और इंडिया का जो सोय स्टेट है वो मध्य प्रदेश को कहा जाता है, जो कि 45% जो उत्पादन है सोयाबीन का वो यहाँ पर देश के 45% का जो उत्पादन है वो यहाँ पर मध्य प्रदेश के द्वारा किया जाता है। होशंगाबाद, इंदौर, बैतूल, उज्जैन, देवास से इन स्टेट्स के द्वारा जो सबसे ज़्यादा उत्पादन महाराष्ट्र में किया जाता है। महाराष्ट्र में सोयाबीन को गोल्डन बीन के नाम से भी जाना जाता है, जो कि एक स्पेसीज है लेग्यूम की। लेग्यूम इसकी प्रजाति है। लेग्यूम प्रजाति का ये जो फैमिली का ये मेंबर माना जाता है सोयाबीन को। इसके बाद में सोयाबीन जिसे ग्लाइसिन मैक्स इसका इंग्लिश नाम है, ग्लाइसिन मैक्स इसे कहा जाता है, जो कई जगह अलग अलग नाम में से इसे पुकारा जाता है। कई जगह सोयाबीन होता है, जो कि एक एनुअल लेग्यूम पी फैमिली का ये मेंबर होता है, जिसे कि जिसमें कि सीड जो होता है वो एडिएबल होता है।
सोयाबीन का जो इकोनॉमिकल इम्पोर्टेंस है वो काफ़ी ज़्यादा हाल ही में बढ़ गया है, और एक वेजिटेरियंस के लिए जो प्रोटीन सोर्स के रूप में इसे देखा जाने लगा है। तो इस प्रकार से आप देखेंगे ये जो आर्थी स्टेज, जो फुल स्टेज सोयाबीन के प्लांट की यहाँ पर देखने को मिल रही है, और 4 नोड्स में यहाँ पर प्लांट में जो फ्लावरिंग है वो यहाँ पर की जाती है। ये एक नोड आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है, और इस नोड में इस तरीके से जो फ्लावरिंग है वो यहाँ पर होती है। तो 1 2 3 और 4 नोड्स यहाँ पर डेवलप होते हैं। इसके बाद में जो ये लीफ है यहाँ पर इसकी फुली डेवलप हो चुकी हैं, और यहाँ पर जो लीफ है वो इस तरीके से यहाँ पर ओपन दिखाई देती है। तो इस प्रकार से जो सोयाबीन का प्लांट है वो लगभग 6 फीट के आसपास इसकी हाइट जाती है, और 6 फीट में जो ये 4 नोड्स हैं, इन 4 नोड्स में यहाँ पर जो सीड्स हैं वो यहाँ पर हमको मिलते हैं। तो इस प्रकार से जो सोयाबीन होता है वो एक खड़ा प्लांट होता है, जो कि जिसकी स्पीड जो है 6.5 फीट से समथिंग हो सकती है। सेल्फ फर्टिलाइजिंग फ्लावर इसमें होते हैं, जो कि पर्पल कलर के या वाइट कलर के हो सकते हैं। इसके बाद में इसका जो सीड है वो सीड भी येलो, ग्रीन, ब्राउन, ब्लैक और बाई कलर का हो सकता है। बहुत सी जो कमर्शियल वेराइटीज आजकल आ रही हैं उसमें ब्राउन और टैन कलर का सीड्स अवेलेबल होता है, जिसमें कि 4 सीड्स पोर्ट्स यहाँ पर दिखाई देते हैं। 4 पोर्ट्स जो मैंने आपको अभी दिखाए हैं वो 4 पोर्ट्स इसमें यहाँ पे देखने को मिलते हैं। जो इसकी जो सोयाबीन की यहाँ पर प्लांटिंग की जाती है वो फ्रॉस्ट का टाइम चला जाने के बाद में ही यहाँ पर इसकी प्लांटिंग जो है वो यहाँ पर की जाती है। मैन्युअली प्लांटिंग यहाँ पर की जाती है, और मैन्युअली हार्वेस्टिंग भी यहाँ पर की जाती है। जब पौधे की जो पत्तियां हैं वो सूख कर गिर जाती हैं, और जो इसके बीज होते हैं उस बीज में 13% ही मॉइस्चर शेष रह जाता है, उस समय पे इस जो इसका जो सीड है उसे प्लांट से तोड़ा जाता है। इसके बाद में अदर जो लेग्यूम्स होते हैं, उन लेग्यूम्स की तरह ही ये नाइट्रोजन से रिच करता है सॉइल को, और नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया जो हैं वो इसमें अवेलेबल होते हैं, जिससे कि सॉइल में नाइट्रोजन की अवेलेबिलिटी बढ़ती है। तो सोयाबीन को लगाने से जो मेन जो सॉइल को फ़ायदा होता है वो भी यहाँ पर देखने को मिलता है। इसके बाद में सोयाबीन का जो कंट्रीब्यूशन है वो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो प्रेजेंटली जो सोयाबीन का कंट्रीब्यूशन है वो 43% के समथिंग है। एडिएबल ऑयल में इस प्रतिशत को देखा जाता है। तो एडिएबल ऑयल में अगर आप देखेंगे तो 43% जो यूज़ किया जाता है वो एडिएबल ऑयल सोयाबीन का यूज़ किया जाता है। इसके बाद में 25% जो है वो यहाँ पर जो ऑयल सीड का है, टोटल प्रोडक्शन जो है ऑयल का यहाँ पर उसमें 25% की भागीदारी जो है वो यहाँ पर सोयाबीन की देखने को मिलती है। तो इस प्रकार से कंट्री में भारत में काफ़ी ज़्यादा मात्रा में उगाए जाने वाला, काफ़ी ज़्यादा मात्रा में अवेलेबल रहने वाला यहाँ पर ये प्रोडक्ट है। और इस प्रकार से ये जो कैश क्रॉप है वो फार्मर्स को काफ़ी ज़्यादा मुनाफा भी देती है। अभी की अगर बात करें तो कॉटन और जो सोयाबीन है उनकी जो एमएसपी से भी ऊपर की प्राइस यहाँ पर देखने को मिल रही है। जनरली जो क्रॉप्स हैं उसमें आपने देखा होगा कि जो एमएसपी है उतना प्राइस भी किसी भी क्रॉप का मिल पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में कॉटन और सोयाबीन जो है उनकी एमएसपी से भी ज़्यादा जो मार्केट प्राइस है वो यहाँ पर चल रही है। तो इसी वजह से जो फार्मर्स हैं वो इस क्रॉप को उगाने के लिए मजबूर हैं कि उनको जो रिटर्न है वो यहाँ पर ज़्यादा मिल रहा है। तो इस प्रकार से जो सोयाबीन है वो एक कमर्शियल क्रॉप है, और सोयाबीन से संबंधित जो भी रिक्वायरमेंट और इम्पोर्टेंट डाटा था उसका डिस्कशन हमने इस आर्टिकल में किया है, जिसे आप ध्यान में रखिएगा। तो दोस्तों आज के न्यूज़पेपर एनालिसिस में सिर्फ इतना ही। आशा है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, साथ ही शेयर भी कीजिएगा। अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, जिससे कि जो न्यू वीडियोज़ हैं उनकी जो नोटिफिकेशन है आपको तुरंत मिल जाए। इसके साथ ही फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पे आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो मुझे यहाँ फॉलो कर सकते हैं। इसके साथ ही जो लेक्चर्स आते हैं हमारे, और जो अदर यूपीएससी से रिलेटेड जो भी मटेरियल है वो हमारे टेलीग्राम के चैनल पर अवेलेबल रहता है। तो टेलीग्राम के चैनल से आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक यहाँ पर दिया हुआ है, और डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दिया हुआ है जिसे आप कॉपी करके यूज़ कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मुलाकात होगी एक नए वीडियो में। तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखिए।
जय हिंद एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।